आज हम आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने कभी सोची नहीं होंगी। और आज हम आपको एक काल्पनिक स्थिति में भी लेकर जाना चाहते हैं और आपसे हम कुछ कल्पना करने के लिए कहेंगे। तो इंतज़ार कीजिए, एक बहुत ही काल्पनिक स्थिति, बहुत दिलचस्प काल्पनिक स्थिति आपका इंतज़ार कर रही है। और वो स्थिति ऐसी है कि अगर वो हो गया होता तो शायद आज हमारे देश का स्वरूप बिल्कुल अलग होता। और ये बात हम आपसे आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। आपने उनके बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, कई किस्से भी आपने सुने होंगे। इतिहास के पन्नों को पलटकर उन्हें करीब से जानने की कोशिश आप में से बहुत सारे लोगों ने की होगी। लेकिन आज हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे बताने में हमारे देश के डिजाइनर, इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों ने हमेशा से बेईमानी की है। और आज हम उसी बेईमानी को एक्सपोज करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आज हम एक ऐसा विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं जो अभूतपूर्व है और जो पूरी तरह आजादी के नायक सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। आप हमारी इस मुहिम का समर्थन करने के लिए एक हैशटैग है जो आज हमने दिया है, हैशटैग नेताजी वर्सेस नेहरू जी। इस पर आप ट्वीट कर सकते हैं और आज अपने इस ट्वीट के जरिए आप नेताजी को वो खोया हुआ सम्मान दे सकते हैं जो सम्मान उनसे छीन लिया गया। और आज बड़ी बात यह है कि भारत को वर्ष 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी और सुभाष चंद्र बोस इस आजादी से ठीक 2 वर्ष पहले बहुत ही रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। आजादी से 2 साल पहले, सिर्फ 2 साल पहले। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, यानी अगर सुभाष चंद्र बोस तब लापता नहीं हुए होते, तो भारतीय राजनीति का स्वरूप आज कैसा होता, उस समय कैसा होता। और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाते तो आज का हमारा भारत कैसा होता। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 1947 में सुभाष चंद्र बोस यहीं पर मौजूद होते तो फिर क्या नेहरू प्रधानमंत्री बन पाते? और क्या गांधी और नेहरू इसीलिए नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़ें? और क्या इसीलिए सुभाष चंद्र बोस इन जैसे नेताओं की आंखों में बहुत चुभते थे? आज इस विचार का दर्शन कराने के लिए हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर धूल जम चुकी है। और आज हमने इस पर बहुत सारी पढ़ाई की है। आज स्टूडियो में जब मैं आपके साथ आया हूं तो बहुत सारी किताबें, बहुत सारी रिसर्च लेकर आया हूं। कई तरह की किताबें और इतिहास को आज हमने पढ़ा है, बहुत सारी रिसर्च की है नेताजी के ऊपर। और जो कुछ आज हमें नई नई बातें पता चली हैं वो आज हम आपके साथ और इस देश के साथ शेयर करना चाहते हैं। साथ ही आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के गठजोड़ ने भारत की आजादी में नेताजी के महत्व को हमेशा कमजोर करने की कोशिश की। हम इस विषय पर पिछले कई दिनों से रिसर्च कर रहे थे और इस दौरान हमें कुछ ऐसा मिला जिससे हम अपने इस विश्लेषण की शुरुआत आज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक किस्सा बताना चाहते हैं, एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताना चाहते हैं और फिर हम आगे इस विश्लेषण को बढ़ाएंगे। यह किस्सा है वर्ष 1956 का, जब भारत को आजादी मिले हुए 9 साल बीत चुके थे। उस समय ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली कलकत्ता आए थे, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल के उस समय के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में दोनों के बीच बहुत दिलचस्प बातचीत हुई थी और वो बातचीत आज मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसी बातचीत में आज के पूरे विश्लेषण का भाव छिपा हुआ है। और ये बातचीत कहां छपी है पहले हम आपको बता देते हैं। मेरे हाथ में जो किताब है, पुस्तक है, इसका नाम है बोस एन इंडियन सैमुराई और इसे लिखा है मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी। मेजर जनरल जीडी बख्शी को आप अक्सर टीवी पर देखते रहते होंगे। टीवी में बहुत सारे जो डिबेट्स आते हैं उनमें मेजर जनरल जीडी बख्शी अक्सर दिखाई देते हैं और वो नेशनलिस्ट माने जाते हैं, राष्ट्रवादी माने जाते हैं, देशभक्त माने जाते हैं, भारत से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। और वो क्या लिखते हैं देखिए, वो लिखते हैं
लॉर्ड क्लेमेंट एटली, द लेबर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन 1947 हिमसेल्फ, यानी जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तब क्लेमेंट एटली ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और 1956 में वो कलकत्ता आए थे और तब वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती के मेहमान थे। And they had a most remarkable conversation on how India had won her freedom. दोनों के बीच बातचीत हो रही है और बातचीत किस पर हो रही है? बातचीत इस पर हो रही है कि भारत को आजादी मिली कैसे, भारत को मिली आजादी के पीछे महत्वपूर्ण फैक्टर्स, बड़े फैक्टर्स क्या थे, कारण क्या थे। तो उसके बाद why then did the British leave India in such a tearing hurry after the war? ये पूछते हैं जस्टिस चक्रवर्ती। Justice Chakravarti remarked that the Quit India movement launched by the Congress in 1942 had been completely crushed and had petered out entirely by 1944. Why then did the British leave India in such a tearing hurry after the war? तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू की कांग्रेस ने और 1944 में इसे क्रश कर दिया गया, दबा दिया गया। पी.बी. चक्रवर्ती ने एटली से पूछा, जब 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और 1944 में यानी 2 साल के अंदर ही बिना परिणाम के यह खत्म हो गया और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को बुरी तरह से दबा दिया, तो फिर अंग्रेज अचानक से भारत छोड़ने के लिए इतनी आसानी से तैयार कैसे हो गए? और ये कभी आप भी अपने दिमाग पर सोचिएगा, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आएगा कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो फ्लॉप हो चुका था, 1944 में खत्म भी हो चुका था, अंग्रेज इसे पूरी तरीके से दबा चुके थे, तो फिर अंग्रेजों के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि 1944 से लेकर और 1947 यानी अगले 3 साल में ही अंग्रेज भारत छोड़कर इतनी आसानी से चले गए। इस सवाल पर एटली ने जानते हैं क्या कहा? एटली ने कहा कि इसके पीछे सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज थी जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, यह कहा। इस पर जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती ने एक और सवाल पूछा, तो फिर उन्होंने पूछा, तो फिर भारत की आजादी में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी? इसके जवाब में एटली ने कहा कि महात्मा गांधी का भारत की आजादी में योगदान बहुत ही मामूली था। उन्होंने एक मुस्कुराहट दी और मुस्कुराते हुए कहा कि महात्मा गांधी का योगदान भारत की आजादी में मामूली था। अब मैं आपको उस किस्से को किताब में से पढ़कर सुनाता हूं। देखिए उसमें क्या लिखा। जस्टिस चक्रवर्ती पूछते हैं, What then was the role of Mahatma Gandhi's Quit India movement in the grant of India's independence? ऐसा वो पूछ रहे हैं। उसके बाद एटली कहते हैं, and I quote, Attlee's face twisted into a sarcastic smile as he spelt out the word minimal. उन्होंने एक शब्द में इतने बड़े सवाल का जवाब दे दिया और वो शब्द था मिनिमल। मिनिमल का मतलब होता है मामूली। सवाल था कि महात्मा गांधी का योगदान क्या था भारत की आजादी में, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मामूली था। लेकिन वो साथ में क्या कहते हैं कि जो असली आजादी मिली है, एटली रिप्लाइड दैट इट वाज बिकॉज ऑफ द INA ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड द म्यूटिनीज इट हैड ट्रिगर्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। यह किस्सा आपको यह बताता है कि उस समय की भारतीय राजनीति में सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों को जानबूझकर कमजोर किया गया और उनके महत्व को जानबूझकर कम करके दिखाया गया, जिससे उन्हें वो पहचान नहीं मिली, वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे। और आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो सम्मान के तो हकदार थे ही, बल्कि आज हम ये कह रहे हैं आपसे कि असल में भारत का पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को होना चाहिए था, जवाहरलाल नेहरू को नहीं।
लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी से ठीक 727 दिन पहले 1945 में रहस्यमय तरीके से लापता नहीं हुए होते तो भारत की राजनीति आज बिल्कुल अलग होती, यह देश, यह राष्ट्र बिल्कुल अलग होता। और यह कहना गलत नहीं होगा कि सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हो सकते थे और उन्हें होना भी चाहिए था। आज हमने इस विषय पर मेजर जनरल जीडी बख्शी से बात भी की है, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर यह पुस्तक लिखी है, जिसमें से मैंने ये किस्सा पढ़कर आपको सुनाया है। नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री वास्तव में थे। आप पूछेंगे कैसे? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उन्होंने जो है आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। इस सरकार के वो पहले प्रधानमंत्री थे भारतवर्ष के सही मानों में, और जो उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की थी और एक आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, एक आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था सिंगापुर में, उसे मान्यता दी थी 11 देशों ने, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली और इसमें रूस भी शामिल था, जो कि एलाइड साइड पे था। इन्होंने मान्यता दी थी इस देश को। अमेरिका की जो आज़ादी का दिवस वो मनाया जाता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई वो दिन नहीं था जिस दिन अंग्रेज गए। 4 जुलाई वो दिन था जिस दिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। गांधी जी को, नेहरू जी को पूरा उनको जो है उसकी शोहरत दी गई और सारा कहा गया कि इन्हीं की वजह से हुआ है, जबकि जो नेताजी का इतना अहम रोल था जो मैंने बयान किया वो तो दबा दिया गया ना। किस इतिहास की पुस्तक में, किस इतिहास की पुस्तक में है साहब ये रोल? ये तो बहुत ही दुख की, बहुत ही क्लेश की बात है। अब हम आपको 83 वर्ष पीछे लेकर जाना चाहते हैं, जब भारत अंग्रेजों का शासन था, भारत में अंग्रेजों का शासन था, और यह साल था 1938 का। उस समय सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। उनसे पहले जवाहरलाल नेहरू भी ये जिम्मेदारी संभाल चुके थे, और तब कांग्रेस के कई बड़े नेता थे जो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, और कांग्रेस इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थी। इनमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रमुख थे। कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए अपने 1 साल के कार्यकाल में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत का एक ऐसा वृक्ष खड़ा कर दिया जिसकी 5 शाखाएं थी। पहला, संगठन का स्वरूप; दूसरा, आक्रामक आंदोलन का विचार; तीसरा, आजादी के लिए संघर्ष; चौथा, अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति; और पांचवां, दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाकर आजादी हासिल करना। यह फॉर्मूला था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और उस फॉर्मूले के ये 5 सूत्र थे जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। बोस के विचार इतने शक्तिशाली थे कि कांग्रेस में ही उनके शत्रु पैदा होने लगे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी ने भी बोस के विचारों से खुद को अलग कर लिया था और कहा था कि बोस के विचार अहिंसक नहीं हैं। और इसी का नतीजा है कि वर्ष 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का फिर से अध्यक्ष बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश की, तो उनके खिलाफ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का एक ऐसा गठबंधन बन गया जिसने धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस के महत्व की जड़ों को कमजोर करने का काम शुरू कर दिया। यानी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू एक तरफ थे और सुभाष चंद्र बोस दूसरी तरफ। सामने एक बड़ा गठबंधन था जो नहीं चाहता था कि बोस आगे बढ़े। तब बोस का कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न समस्याओं और कार्यक्रमों पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन बोस की इस बात को नकार दिया गया और 24 जनवरी 1939 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और जेबी कृपलानी ने इसके खिलाफ अपना मत जाहिर किया और महात्मा गांधी का साथ दिया। उस समय इस गठजोड़ ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया,
लेकिन यहां अहम बात यह है कि महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ये चुनाव तब भी जीत गए और पट्टा भी सीतारमैया की हार हुई। यानी सीतारमैया महात्मा गांधी का समर्थन होने के बावजूद, नेहरू का समर्थन होने के बावजूद कांग्रेस के चुनाव में हार गए और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें हरा दिया। यहां से आपको पता चलेगा कि सुभाष चंद्र बोस थे तो अकेले, लेकिन फिर भी कितने शक्तिशाली थे। और यहीं से कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के महत्व को कम करने के लिए असली राजनीति और जोर पकड़ती चली गई, जिसमें एक तरफ सुभाष चंद्र बोस अकेले खड़े थे और दूसरी तरफ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का गठजोड़ था, गठबंधन था। इस गठजोड़ से लड़कर बोस चुनाव तो जीत गए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और संस्थाओं का उन्हें सहयोग मिलना बंद हो गया। सोचिए, वो ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष बने जिसके साथ कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे वो मन से उनके साथ नहीं थे, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने खुद से ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यानी चुनाव जीतकर भी उन्हें अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। और आज की कांग्रेस भी आप देख लीजिए, उस जमाने की कांग्रेस सोच लीजिए 1939 की और आज 2021 की। आज भी कांग्रेस में कोई भी शक्तिशाली नेता अगर अपने दम पर चुनाव जीत भी जाए कांग्रेस अध्यक्ष पद का, तब भी वो चल नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा और तब भी उसे इस्तीफा देना ही पड़ेगा। यही बात जो आज हो रही है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीते, जबरदस्त तरीके से जीते, नेहरू की मर्जी के खिलाफ जीते, महात्मा गांधी की मर्जी के खिलाफ जीते, लेकिन फिर भी खड़े नहीं हो पाए और बाद में इस्तीफा देना पड़ा। और तब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अपनी खुद की पार्टी बना ली, अलग पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका मकसद कांग्रेस से अलग देश की आजादी के लिए संघर्ष करना था। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.